हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बायोलॉजी। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट में सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था लोकोमोशन मूवमेंट की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन, एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट एंड क्या नीड क्या होती है मूवमेंट एंड लोकोमोशन की। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों हो सकता है, ह्यूमंस भी शो करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी शो कर सकते हैं। अब मूवमेंट्स के टाइप्स भी होते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे केवल 3 टाइप्स पढ़ने हैं मूवमेंट के, और जो बहुत ही सिंपल है। 3 टाइप्स में से फर्स्ट टाइप है एमीबॉइड मूवमेंट, सेकंड है सिलियरी मूवमेंट और थर्ड है मस्कुलर मूवमेंट। और ये तीनों मूवमेंट ACM, एमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट हमको ह्यूमन बॉडी के अंदर ही देखने को मिलेंगे। All 3 types of movement in one human body। कैसे? एग्जाम्पल्स देखते रहेंगे सबसे पहले, उसके बाद एक एक को डिटेल में समझेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। फर्स्ट बात करते हैं एमीबॉइड मूवमेंट की। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज है जिसका मूवमेंट है वो एमीबा की तरह होने वाला है। और मैंने पहले ही बताया कि ये तीनों मूवमेंट हमें कहाँ देखने हैं, ह्यूमन की बॉडी में। अब ह्यूमन की बॉडी किस चीज से बनी होती है? सेल से, टिश्यूज से, बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट एमीबॉइड मूवमेंट ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो शो करते हैं वो होते हैं WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और सेकंड होते हैं क्या? मैक्रोफाजेस, जो भी एक तरह के WBCs हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स है, या कहें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमको ये दोनों सेल्स। और भी सेल्स होते हैं लेकिन ये दोनों सेल्स जो है एमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। एमीबा जैसे चलता है उसी तरीके से ये दोनों सेल्स भी मूव करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम समझते हैं कि एमीबा कैसे मूव करता है। ये हो गया एमीबा, राइट। सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सूडोपोडिया हो गया इसका। अब इस एमीबा को यहां जाना है तो ये क्या करेगा? अपने सूडोपोडिया को क्या करेगा? मूव करेगा, जिससे क्या हो जाएगा? ये एमीबा यहां तक पहुंच जाएगा। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो WBCs होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट है, मैक्रोफेजेस है जो ब्लड के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों सेल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस तरीके से मूव करते हैं। ये सेल है, ये भी सेल है, सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और आगे की तरफ मूव होते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो ब्लड है हमारा वो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर बह रहा है, मूव कर रहा है, तो ये दोनों सेल्स भी मूव कर रहे होंगे, तो इनको और मूवमेंट की क्या जरूरत है? देखो, टॉप टू बॉटम हमारी बॉडी है, टॉप टू बॉटम में ब्लड प्रेजेंट है, और टॉप टू बॉटम के अंदर WBC मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना। अगर बाहर से कोई पैथोजन आता है, हार्मफुल पैथोजन आता है जो हमारी बॉडी में डिसीज क्रिएट कर सकता है, या अगर मुझे कभी चोट लग जाती है, आपको चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, उस जगह को हील करना है, जल्दी से ठीक करना है, खून कंटिन्यू ना बहे, तो वहां पर क्या होता है? क्लॉट जम जाता है। वहां पे आपकी बॉडी के सेल्स आ जाते हैं, ब्लड सेल्स आ जाते हैं, जो वहां पर उस चीज को बचाते हैं, क्लॉट करवाते हैं, ब्लड का जो मूवमेंट है, बह रहा है, उसको रोकते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी को क्या होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। कि बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया, वो पैथोजन है, वो एंटीजन है, मेरी बॉडी में एक डिसीज कर सकता है, तो वहां जाके मेरी बॉडी के जो सेल्स हैं उस एंटीजन के साथ में क्या करेंगे? फाइट करेंगे। कौन फाइट करेगा? एंटीबॉडी जाएगी, उस एंटीजन को मार देगी। तो वो सारी सेल्स जो है मेरी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन्हीं सेल्स में से एक होता है WBC, एक होता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या काम करता है? खाने का काम करता है। जैसे कि सूडोपोडिया होता है, जब इसको भूख लगती है, अगर ये पार्टिकल पड़ा हुआ है एक, और इस एमीबा को इसे खाना है, तो ये क्या करेगा? अपने सूडोपोडिया को इस तरीके से कर लेगा इस पार्टिकल के आसपास में, और इसको वो क्या करेगा? एनगल्फ कर लेगा। उसी तरीके से ये जो मैक्रोफेज होता है, मेरी बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल आता है जिसको ये खा सकता है, सेल उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है खाकर, क्योंकि वो हो सकता है एंटीजन या पैथोजन बॉडी में कुछ अननेसेसरी चीजें क्रिएट कर दे, तो वो मैक्रोफेज उस पार्टिकल तक जाने के लिए एमीबॉइड मूवमेंट शो करता है और सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर से उसको एनगल्फ करके खत्म कर देता है, राइट। उसी तरीके से WBC भी काम करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के काम करते हैं। अगर बॉडी में कहीं पे कट हो जाता है या कहीं पे इंजरी हो जाती है, तो वहां पर जब सेल आएंगे तो WBC और मैक्रोफेजेस को अगर वहां पे साइट ऑफ इंफेक्शन पे पहुंचना होता है, तब वो ब्लड में तो मूव हो रहे हैं, साथ में वो क्या करते हैं? एमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं और उस साइट पे जाके पहुंचते हैं।
अगर आपको कोई पर्टिकुलर जगह पर जाना है और आप बस में बैठे हो, बस तो मूव हो रही है, लेकिन आपकी जो डेस्टिनेशन है उसके लिए आपको बस को रुकवाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। उसी तरीके से WBC में मैक्रोफेजेस ब्लड के अंदर तो मूव कर रहे हैं, वो एक बस है, लेकिन उनका डेस्टिनेशन कहीं और है, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, एक अलग मूवमेंट शो करना पड़ेगा, जो एमीबॉइड मूवमेंट शो करके वो अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो क्लियर हो गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर WBC और मैक्रोफेजेस सेल जो होते हैं वो एमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। कौन सा मूवमेंट? एमीबॉइड, जैसा अमीबा करता है उसी तरीके से ये भी काम करते हैं। राइट, इतना क्लियर हो गया। अब सेकेंड है क्या? सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट का मतलब हो गया जैसे सीलिया मूव करते हैं उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जहां पे मूवमेंट होगा। तो हमारे बॉडी का कोई पार्ट सीलियरी मूवमेंट शो नहीं करता है, बट बॉडी में हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, होलो पार्ट्स हैं, ट्यूबुलर पार्ट्स हैं, जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है। सपोज ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने ये बना दिया क्या, बहुत सारे सीलिया, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और सीलिया क्या करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। तो अब ये जो अगर मूव करेंगे, अगर यहां से कोई चीज जा रही है तो वो बहुत इजीली आगे चली जाएगी, या कोई अनवांटेड चीज है जो नहीं जाना चाहिए इस पाइप के अंदर, तो ये सीलिया क्या करेंगे, उसको बाहर भी भेज सकते हैं। तो सीलियरी मूवमेंट्स का मतलब हो गया सीलिया का मूवमेंट, और ये सीलिया ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी होलो ऑर्गन्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। सारे होलो ऑर्गन्स पे नहीं, एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। पहले समझते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, यहां से स्टार्ट होता है हमारा नॉस्ट्रिल से, इस तरीके से जाता है लंग्स तक। ट्रैकिया होता है, क्या काम होता है, बाहर से जो एयर है उसको ब्रीथ इन, अंदर करना है, एयर में से ओनली ऑक्सीजन को लेना है। अगर बाहर बहुत सारी डस्ट है एयर के अंदर तो वो हमारे लंग्स तक नहीं जाना चाहिए। राइट, बहुत ही छोटा पार्टिकल होगा तो वो चला जाएगा, लेकिन थोड़ा भी बड़ा साइज का पार्टिकल होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे अटकेगा और वो बाहर जाकर निकलेगा। तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसके अंदर सीलिया है, सीलियरी मूवमेंट्स होता है सीलिया का, जिसकी वजह से जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर फेंक दिए जाते हैं। कहां पर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सीलियरी मूवमेंट्स देखने को मिला। कहां पर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? ह्यूमन के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही हमको ये तीनों मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। राइट, ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल्स शो करते हैं एमीबॉइड मूवमेंट, ह्यूमन बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके वजह के उनके मूवमेंट की वजह से कुछ दूसरी चीजें हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे अनवांटेड पार्टिकल्स बाहर चले गए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। स्पेशली बात करें फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 ओवरीज होती हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं, एक यूटेरस होता है, राइट, और नीचे पार्ट होता है। तो मेन ओवरी का फंक्शन क्या होता है, यहां से एग को रिलीज करना। ठीक है, दोनों ओवरीज ऑल्टरनेट मंथ में एग को रिलीज करती है। एग का मेन फंक्शन क्या है? एग का मेन फंक्शन है, ये फीमेल का एग हो गया, स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनेगा और उसके बाद में वो बेबी में ग्रो हो जाएगा। अब जब ये जाइगोट बन जाएगा तो ये इम्प्लांट होगा कहां पर? यूटेरस में आके। अब ये जो एग रिलीज हुआ है यहाँ ओवरी से, इसको पहुंचना है कहां पर? यहाँ पर। फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन इतना लंबा जो ये ट्यूब है इसको बोलते हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब। और ये क्या है? पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये फैलोपियन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये हो गए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इस ट्रैक्ट के अंदर, ट्यूब के अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। इनके मूवमेंट के वजह से जो एग रिलीज हुआ था वो बहुत इजीली मूव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हेल्प हो रही है। सीलियरी मूवमेंट की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स नहीं जा सकते, हेल्प हुई पहली। दूसरी, सीलियरी मूवमेंट की वजह से जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट था उसकी वजह से एग का मूवमेंट बहुत इजीली हो गया। राइट, क्योंकि उसको बहुत लंबा रास्ता तय कर यहाँ पर पहुंचना आएगा फर्टिलाइज होने के बाद में। तो यहाँ पर क्या हो रहेगा? ह्यूमन बॉडी के अंदर के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ रहे हैं, और कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको क्या कहा जाता है? सीलिया, जो दूसरे फंक्शंस में हेल्प करवाते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब लास्ट हमें पढ़ना है क्या? मस्कुलर मूवमेंट।
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पे हमें आगे चैप्टर को बढ़ाना है। अब लास्ट मूवमेंट को समझते हैं, क्या? मस्कुलर मूवमेंट। नाम से ही समझ में आता है मस्कुलर, यानी कि मसल्स से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बात होने वाली है। जो मूवमेंट है वो कहाँ पर होने वाला है? मसल के अंदर होने वाला है। अब मसल का मूवमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात तो जब हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो ये पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अभी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जहां जहां मूवमेंट होगा उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। मूवमेंट हो रहा है तो उसके वजह से लोकोमोशन भी हो रहा है, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। मूवमेंट की वजह से कैसे लोकोमोशन हो रहा है वो भी पढ़ना पड़ेगा। अब पूरी बॉडी है, बॉडी छोटे छोटे पार्ट से बनी हुई है, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर मूवमेंट हो रहा होगा। तो अलग अलग मूवमेंट हमने देखे, सेल्स के मूवमेंट देखे, कुछ बॉडी पार्ट के अंदर सीलिया का मूवमेंट देखा। फाइनली हम आ गए किसके ऊपर? मसल्स के मूवमेंट के ऊपर, जो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो किस चीज की बनी होती है? बोन्स की, मसल्स की, और अगर हम दूसरी तरीके से बात करें तो सेल की, टिश्यूज की, ऑर्गन्स की। तो अगर सेल है एक और वो मिलके टिश्यू बना रहा है, फिर वो ऑर्गन बना रहा है, तो ऑर्गन जो है, ऑर्गन के अंदर भी तो मसल्स प्रेजेंट होंगे, है ना? और उसके साथ में हमारी बॉडी में बोन्स भी हैं। केवल सेल, टिश्यू, ऑर्गन से हमारी बॉडी कंप्लीट नहीं बन जाती है। स्केलेटल सिस्टम होता है, पूरी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, और केवल बोन्स को लेके हम नहीं चल सकते हैं कि हाँ बोन्स चलता हुआ जा रहा है, जो मूवीज में दिखाते हैं। बोन्स के साथ में मसल भी जुड़ी हुई है, तब जाके एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है सही तरीके से। ठीक है, अब ये मसल्स को जो एनर्जी मिलती है वो सेल से मिल जाती है। मसल्स के अपने सेल्स होते हैं, बोन के अपने सेल्स होते हैं। जो बोन है उसका भी एक सेल है ओस्टियोसाइट, जो मसल है उसका भी अपना एक खुद का सेल होता है। तो मसल, बोन वो भी सेल से बने होते हैं, और पूरी बॉडी हमारी बोन्स और मसल से बनी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपकी बॉडी से मसल्स को पूरी तरीके से निकाल दिया जाए और आपका बॉडी वेट करा जाए, तो आपका जो भी बॉडी वेट है वो हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी आधी बोन है, आधी मसल्स है। अब ये मसल का जब मूवमेंट होता है तो उसके वजह से ये बोन का मूवमेंट भी होता है। क्यों? क्योंकि जो बोन है, बोन जो है वो जुड़ी है किससे? मसल से। अलग अलग नहीं है कि बोन अलग है मसल्स अलग है, बोन्स है, अलग अलग बोन्स है, उसके आसपास में मसल्स है। अब ये मसल्स के अंदर मूवमेंट होता है तो उसके वजह से ये बोन्स का मूवमेंट होता है। बोन्स का मूवमेंट होता है तो हमारी बॉडी में लोकोमोशन हो सकता है। अगर मुझे चल के कहीं जाना है तो पांव चलेंगे, तो पांव के जो मसल्स हैं वो भी मूव करेंगे, उसके वजह से जो पांव की बोन्स है, लोअर लिम्स है मेरे, वो मूव करेंगे, तो लोकोमोशन हो जाएगा। और जो बोन्स हैं अपर बॉडी के अंदर, दोनों हैंड्स में वो अपर लिम्स हो गए, दोनों लेग्स के अंदर वो क्या हो गए? लोअर लिम्स हो गए। अब आप बोलोगे कि बाकी हड्डियों का क्या हुआ? जो हमारी जॉ की है या गर्दन की है, गर्डल है, वो रिब्स हो गई, वो भी बोन्स है। लेकिन अगेन जो बोन है हमारी, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर, वो एक पर्टिकुलर सिस्टम में अगेन डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट्स में। वो स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि हमारी जितनी भी 206 बोन्स है वो बोन्स को कैसे डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हमें समझना था मस्कुलर मूवमेंट। हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो मूव करते हैं, जिसके वजह से बोन्स भी मूव करती हैं, और उसी की वजह से क्या प्रोसेस हो जाता है? लोकोमोशन हो जाता है। अब ये मसल्स कब मूव करेगा? अपनी मर्जी से मूव करेगा? नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं होता। सब मर्जी से होता है ब्रेन की। किसकी मर्जी से होता है? ब्रेन। ब्रेन जो चाहेगा वही होता है, और वही होना चाहिए, तभी सही होता है। ब्रेन की नहीं सुनोगे, किसी और चीज की सुनोगे तो हमेशा गलत होता है। ब्रेन हमेशा सही चीजें ही बताता है। तो ब्रेन क्या करता है? सिग्नल देता है। किसको सिग्नल देता है? जहां पर भी जो पर्टिकुलर फंक्शन होना है, मसल्स को फंक्शन सिग्नल देगा तो मसल अपना फंक्शन करेगा। मसल का क्या फंक्शन होता है? मसल का फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। मेन फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन करना। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी की वजह से बोन्स का मूवमेंट होता है। अगर मैं बात करूं कि मैं बात कर रही हूं तो मेरी टंग क्या कर रही है? मूव कर रही है। टंग क्या है? टंग के अंदर क्या बोन प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। टंग एक मसल है, राइट? वो एक मसल है। तो टंग का मूवमेंट क्या हो गया? मस्कुलर मूवमेंट हो गया। बात करते करते जो लोअर जॉ है ये मूव कर रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ बोन मूव कर रही है। ये लोअर जॉ अपनी मर्जी से मूव नहीं करता है। यहाँ के कुछ मसल्स होते हैं जिसकी वजह से ये लोअर जॉ मूव करता है। आईलिड्स हैं, पलक झपका रहे हैं, तो यहाँ की जो मसल्स होते हैं उनके वजह से ये आईलिड्स क्या होती है? झपकती है, हमारी पलक हम झपकाते हैं, तो इसलिए मस्कुलर मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है।
तो मस्कुलर जो मूवमेंट है वो ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा मस्कुलर सिस्टम जिसके अंदर पूरे मसल्स आते हैं, और हमारा स्केलेटल सिस्टम जो बोन्स आती हैं जिसके अंदर, ये तीनों आपस में वेल तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी लोकोमोशन प्रोसेस हो पाता है। तो तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है। ऐसा नहीं ब्रेन ने सिग्नल दे दिया और मसल और बोन्स ने सुना ही नहीं तो भी कुछ काम नहीं बनेगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो बोन्स अपना काम नहीं करेगी। अगर ब्रेन ने सिग्नल दिया, मसल ने सुन लिया और बोन की नहीं सुना तो भी काम नहीं बनेगा। तीनों को अपना अपना काम परफेक्टली करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन के साथ में करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, तभी इस चैप्टर के अंदर जो मेन लोकोमोशन प्रोसेस है वो हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या पढ़ना था? सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो तक मूवमेंट करते हैं एमीबॉइड। कौन से? केवल 2 पढ़ने हैं, WBC एंड मैक्रोफाजेस। दूसरा सिलियरी मूवमेंट्स होता है, सीलिया मूव करता है जिसके वजह से दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो पाते हैं। एग रिलीज हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर अच्छे से मूवमेंट हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सीलिया मूव होता है, और भी जगह ट्रैक्ट्स होती है वहां पर भी सीलिया प्रेजेंट होता है। डिटेल में अगर आप देख सकते हो कहीं और पढ़ सकते हो, बट बुक के अंदर सिंपल से अगर आपको समझना है तो यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल्स है। फाइनली हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मस्कुलर मूवमेंट, जो लोकोमोशन हमारी बॉडी का होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेग से लोअर लिम्स का यूज करना है, हड्डियों का, तो मसल्स काम करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तभी वहां की लिम्ब हड्डी मूव करेगी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तो अब यहां तक इतना समझ में आ गया, तो अब कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कि आगे हमें टॉपिक में क्या पढ़ना है, कि मेन क्या था मसल का फंक्शन? कॉन्ट्रैक्शन। तो हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं जिसके वजह से बोन्स मूव होती हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी करें उससे पहले मसल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मसल्स किस चीज से बने होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, कहाँ पर क्या क्या चीजें होती है, कैसा फंक्शन होता है। जब मसल का स्ट्रक्चर समझ में आएगा तब उसका फंक्शन समझ में आएगा। देखो पहले भी हमने एक चैप्टर पढ़ा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम डायरेक्टली सेल का फंक्शन नहीं पढ़ते कि सेल ये फंक्शन करता है, वो फंक्शन होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, नहीं। पहले हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि एक सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, आसपास साइटोप्लाज्म होते हैं, कुछ उसमें और स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइट, गोल्जी बॉडीज होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये सब चीजें हैं सेल के स्ट्रक्चर में। उसके बाद हमने फंक्शन पढ़ा। उसी तरीके से अब हमें मसल पढ़ना है, मसल सेल पढ़ना है, उसके बाद में हमें मसल का मैकेनिज्म जो कॉन्ट्रैक्शन का है वो हमें पढ़ना है। तो यहां तक क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? व्हाट इज मसल।